Hi everyone. In today's video, we are going to talk about the equity investment philosophy of Grow Mutual Fund called QGARP, Quality and Growth at Reasonable Price. We'll dive deeper into the specific components of this philosophy and understand how this philosophy is implemented across various investment schemes within Grow Mutual Fund. To discuss this with us, we have Mr. Anupam Tiwari, who's the head of equity at Grow Mutual Fund, and let's hear from him. Hi Anupam, welcome. अनुपम क्यूगार के बारे में जानने से पहले एक बार हम जानना चाहेंगे कि इन्वेस्टिंग के बारे में आप जनरली कैसे सोचते हैं. लेट्स स्टार्ट कि इन्वेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है. राइट, इन्वेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव है कंपाउंडिंग. कि हम ये चाहते हैं एज एन इन्वेस्टर कि हम एक क्वांटम ऑफ मनी या एक सर्टेन सेट ऑफ मनी इन्वेस्ट करें और वो जो भी हाईएस्ट पॉसिबल रेट है उससे कंपाउंड होता रहे. और चूंकि फ्यूचर अनसर्टेन है और इस कंपाउंडिंग में हम बहुत सारे एजम्पशंस बनाते हैं, तो हम ये भी चाहते हैं कि उस एजम्पशंस के गलत जाने के रिस्क कम से कम हो, सो दैट वो कंपाउंडिंग जो है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए. राइट, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिंग. सो कंपाउंडिंग, तो कंपाउंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए, कंपाउंडिंग लंबे समय तक होनी चाहिए. क्योंकि कंपाउंडिंग में हम जानते हैं कि भले ही कम रेट पे हो, लेकिन अगर ज़्यादा समय तक होती है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक होती है, तो उससे डिस्प्रपोर्शनेट वेल्थ आपकी बढ़ सकती है. राइट, सो द ड्यूरेशन ऑफ कंपाउंडिंग एंड रेट ऑफ कंपाउंडिंग बोथ आर इम्पॉर्टेंट. दूसरा, हम चाहते हैं कि लंबे समय तक कंपाउंडिंग हो, 10 साल 15 साल 20 साल तक कंपाउंडिंग हो, क्योंकि वो बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है. अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप 3 तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हैं. इन माई ओपिनियन, दिस इज माई ओन पर्सनल थॉट प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ इक्विटी. सो पहला जो तरीका है वो ये है कि आप रिस्क आइडेंटिफाई करें और एक किसी पर्टिकुलर वेरिएबल पे सारे रिस्क को मैनेज करें. तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे करते हैं. कि किसी भी स्टॉक को जब आप खरीदते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके बेसिकली जो इंटरनल रिस्क सोर्सेज हैं वो 4 होते हैं. कि यू कैन गो रॉन्ग ऑन द पीपल हु आर रनिंग इट, तो हम उसको कहते हैं प्रमोटर रिस्क, मैनेजर रिस्क, कि वो लोग कॉम्पिटेंट नहीं थे, इंटीग्रिटी नहीं थी. दूसरा कि आप बिजनेस पे ही गलत चले जाएं, कि वो बिजनेस स्केल ही नहीं हो पाया, बड़ा ही नहीं हो पाया, तो उसमें कंपाउंडिंग नहीं होगी. राइट, अगर एक सर्टेन सेट से कम ग्रोथ होती है या ग्रोथ ही नहीं हो पाती है, तो आपकी कंपाउंडिंग नहीं होगी एज एन इन्वेस्टर. थर्ड थिंग इज कि आप उस बिजनेस साइकिल पे गलत चले जाएं. कि जब आपने इन्वेस्ट किया तो बिजनेस साइकिल खराब हो गई, आप उसमें फिर पैसे नहीं बना सकते क्योंकि वैल्यू कम हो जाएगी. और चौथा है कि आप वैल्यूएशन पे गलत चले जाएं, कि आपको जिस तरीके से जो फैक्टर सोच के वैल्यूएशन करना था आप वो नहीं समझ पाए और कंपनी का वैल्यूएशन कम हो गया या उस स्टॉक का वैल्यूएशन कम हो गया. तो ये इनहेरेंटली 4 रिस्क हैं इस प्रोसेस में, जो इंटरनल है, जो आपके कंट्रोल में है. एक्सटर्नल रिस्क भी होते हैं बट वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते. कि कोई मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट हो गया, क्रेडिट इवेंट हो गया, ग्लोबली कोई वॉर हो गया, अब उसको आप मैनेज नहीं कर सकते हैं. थोड़ा बहुत कर सकते हैं बट 100% एलिमिनेट कर पाना संभव नहीं होता. उसकी वॉलेटिलिटी आपको, सेंसिटिविटी आपकी होती ही होती है. तो अब ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाउंडिंग को ध्यान में रखते हुए और इन रिस्क को ध्यान में रखते हुए आपके पास 3 मेथड है मेरे हिसाब से जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. पहला मेथड ये है जिसको हम वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं, या जो वॉरेन बफेट का मेथड है. वो मेथड ये है कि आप पहले प्रमोटर रिस्क, बिजनेस रिस्क मैनेज कर लें, समझ लें, उससे फिल्टर आउट कर लें, और इसके बाद बाकी सारे रिस्क आप वैल्यूएशन से मैनेज करें. तो आप तभी इन्वेस्ट करें जब वैल्यूएशन आपके एक्सट्रीम फेवर में हो. Right, so when all other problems can be handled by creating enough margin of safety in valuation. Right, so this is what I call is what Warren Buffett does. अब ये सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है, बट ये कब काम करता है? ये तब काम करता है जब आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करें. कि आप तभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप हमेशा इन्वेस्टेड नहीं है. आप तभी स्टॉक खरीद रहे हैं जब ये सारे फैक्टर आपके फेवर में हो. बिकॉज ही डजंट इन्वेस्ट एवरी डे. राइट, ओनली ही इन्वेस्ट व्हेन द प्राइस इज इन हिज फेवर. So his business, his company, his stock and his price, then only he will invest. Of course, he doesn't care about macro. And this requires concentration in the portfolio. क्योंकि आप बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन करके जो बेनिफिट ऑफ वैल्यूएशन है वो एकदम से ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते हैं.
और आपको इतने बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे भी नहीं हमेशा, राइट? तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो सबको समझ में आता है कि भाई व्हाट वॉरेन बफेट डज एंड हाउ ही डज इट, बट हाउ टू एग्जीक्यूट इन रियल लाइफ। बिकॉज इसमें क्या है कि आप इन्वेस्ट आपने नहीं किया और मार्केट चल निकला तो लोगों को फोमो हो जाता है, राइट? एंड फिर पेन होता है। तो वॉरेन बफेट को फोमो नहीं होता है, ही वेट्स फॉर ईयर्स for his price to come, right? And that is why he is great, because he has perfected art of this method of investing. So this first method. So it requires timing of the market when valuation is in your favor. It requires very concentrated portfolios. It requires not to have FOMO and let market do whatever it wants, right? This is first method. The second method is if you cannot do this, plus you don't have very large sum of capital, आप एक सैलरीड है या आपके पास एक रेगुलर इनकम है, तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि फिर तो आपको बहुत वेट करना पड़ सकता है और आप समझ नहीं पाएंगे और फोमो को हैंडल नहीं कर पाएंगे। प्लस वो वैल्यूएशन को कैसे करना है ये ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को समझ में नहीं आता, बिकॉज वैल्यूएशन इज़ द मोस्ट ट्रिकी पार्ट इन इन्वेस्टिंग प्रोसेस, बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस, रेस्ट एवरीथिंग इज डेटा। सो द सेकेंड मेथड इज कि फर्स्ट यू फिल्टर आउट द रिस्क ऑफ मैनेजर, रिस्क ऑफ बिजनेस, but then now you are taking a risk of business cycle and valuation. How to manage that risk? उस रिस्क को मैनेज करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 इज कि आप पोर्टफोलियो को एक रीजनेबल डाइवर्सिफिकेशन दीजिए। सो यू आर इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस सो दैट अगर एज अ होल इफ यू लुक एट योर पोर्टफोलियो you are still not having a very negative business cycle, except maybe very large macro events, right? When whole market will fall. But generally what we have seen that if there is inherent strength in the economy, that you recover, which we have seen in history, right? कि जिन कंट्री जैसे 2007 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई तो जहाँ का मैक्रो अच्छा था वो कंट्रीज रिकवर हो गई। तो जब आप डाइवर्सिफिकेशन कर, रीजनेबल डाइवर्सिफिकेशन, टू मच डाइवर्सिफिकेशन आल्सो किल्स द होल फन। रीजनेबल डाइवर्सिफिकेशन करते हैं आप तो आप थोड़ा सा साइकिल को बैलेंस कर पाते हैं। सम सेक्टर में बी गोइंग थ्रू गुड साइकिल, सम सेक्टर्स माइट बी गोइंग थ्रू बैड साइकिल, सो इवेंचुअली इट विल काइंड ऑफ एवरेज आउट योर पोर्टफोलियो। तो ये पहली रिक्वायरमेंट है कि यू नीड टू क्रिएट रीजनेबल डाइवर्सिफिकेशन। नंबर 2 is that you need to remain invested. Okay. If you are diversifying reasonably and then you are timing the market, it's a problem. Because except few cases, generally there would be a mixed performance of sectors and stocks in the market. So you need to remain invested. The third thing is that invest regularly. Whenever you have to have a disciplined approach to investing, invest regularly and have a very long-term time horizon. Because what is the consequence of business cycle risk and valuation risk is basically volatility. Right? Again, I am saying external risk का कोई hedge नहीं है, वो आप मैनेज नहीं कर सकते। लेकिन जो आपका inherent risk है, business cycle risk और valuation risk, उसका consequence है volatility. अगर आप elongate करते हैं अपना time horizon बहुत लंबे समय के लिए, तो ये risk मैनेज हो जाता है। Because then on an overall basis, volatility goes down, right, as you elongate the time horizon. And then is that you manage your portfolio very actively. So you keep on churning out underperformers. Let's say you created a diversified portfolio of stocks and something is not working out, because obviously you will go wrong, right, as an investor, in some things playing out the way you wanted. तो आपको उसको actively churn करते रहना, उसको बाहर करते रहना and try to add more and more better performing stocks. So reasonable diversification, churn and long-term time horizon. This is the second method, right? The third method is purely data driven. Okay. What we call is quant. Some people call it technical, quant, etc. My knowledge is limited on that. It's a different science altogether. But that is also a method and a lot of people have done very good job on it. So that's one thing that investor has to explore. But unfortunately, I cannot add too much value to it because I don't have depth on it personally. So these are, I think, 3 methods where you can kind of ensure that your objective of compounding at a reasonably high rate and for a longer duration of time is met. तो अब अगर आप इस पूरे एनालिसिस को देखिए तो हम फिर आते हैं अपने क्यू गार्प पे, राइट, कि व्हाई वी टेक क्यू गार्प एज अवर इन्वेस्टमेंट फिलोसफी. सो एज वी डिस्कस कि इनहेरेंटली आपके कंट्रोल में 4 रिस्क हैं, राइट?
मैनेजमेंट रिस्क, बिजनेस रिस्क और क्वालिटी ऑफ बिजनेस, वैल्यूएशन रिस्क एंड साइकिल रिस्क, राइट. तो जो क्वालिटी पार्ट है फॉर अस, दैट हैंडल्स एंड गिव्स अस एबिलिटी टू डील विथ फर्स्ट टू रिस्क, which is the management risk and the business risk. And then we look at valuation. And the third thing is the rate of compounding, which is given by growth. तो जो duration of compounding है, it is decided by quality of business, quality of people, how long they can keep on doing something better and better so that that business can compound. And the second part is the growth, कि how high you can compound your investment. And third part is कि your inherent rate of compounding is dependent on your entry price or your entry valuation. Sure. So there is one thing called business compounding. The second thing is your investment ka compounding, right? Business may compound but you pay a high price. Your investment may not compound at the rate of business. So to ensure that, you need to focus on valuation. What is the price that you are paying for that valuation? So that is why we have decided to use this philosophy of QGARP, quality and growth at reasonable price, so that we can efficiently kind of manage these four risks and then filter out and select good stocks for our portfolios. थैंक यू अनुपम फॉर दैट. काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिला हमें कि आप इन्वेस्टिंग के बारे में जनरली कैसे सोचते हैं, और आपने क्यूगार्प के बारे में भी ऊपर से थोड़ा सा बताया. कैन यू एक्सप्लेन क्यूगार्प इन ग्रेटर डिटेल, एंड व्हाई डिड यू चूज दिस फिलॉसफी ओवर अ लॉट ऑफ फिलॉसफीज दैट वी हैव इन इक्विटी इन्वेस्टिंग? Yeah, so that's a good question. QGARP is basically quality and growth at reasonable price. Right? So, as I said, that what are the inherent risks in any investment process, right? So, going wrong about business, its future potential, which is driven by quality of business, quality of promoters, right? And risk of business cycle going wrong, duration of compounding, right? And the rate of compounding. So, that is controlled by entry valuation and जो हम ग्रोथ देख रहे हैं या उसका जो एस्टिमेट कर रहे हैं उस पर. सो दैट इज़ वाई वी सेलेक्ट दीज थ्री फैक्टर्स, विच इज़ क्वालिटी. सो क्वालिटी इंश्योर्स कि आपका कंपाउंडिंग का लेंथ कितना होगा, ड्यूरेशन कितना होगा, क्या लॉन्ग हो सकता है या नहीं. क्वालिटी ग्रोथ इंश्योर्स कि आपका रेट ऑफ कंपाउंडिंग कितना होगा. एंड एंट्री प्राइजेस, द वैल्यूएशन इंश्योर्स कि इफ समथिंग गोज रॉन्ग यू हैव अ रीजनेबल मार्जिन ऑफ सेफ्टी, राइट. एंड समथिंग विल गो रॉन्ग ऑलवेज, राइट, बिकॉज आप 100% फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको एज नहीं कर सकते. एंड बिकॉज जब हम इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस डिस्कस कर रहे थे तो वी फॉलो द सेकेंड अप्रोच, राइट, कि थोड़ा डाइवर्सिफाई रहो एंड ऑलवेज रिमेन इन्वेस्टेड, अनलाइक द फर्स्ट फिलोसफी वेयर यू आर इन्वेस्टिंग बाई मेकिंग अ सिलेक्शन अबाउट टाइमिंग एंड प्राइस, राइट. हियर इट्स मोर अ क्वेश्चन ऑफ एलोकेशन एंड देन सिलेक्शन. तो इसमें ये ज़रूरी है कि आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिल्ड करनी पड़ती है. एंड सो दैट इज़ वाई वी हैव सेलेक्टेड दिस फिलोसफी, क्योंकि दिस गिव्स अस इनफ कंट्रोल टू मैनेज रिस्क एंड टू एलिमिनेट प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टेक्स. सो वन इज़ कि जब सिलेक्शन लेवल पे हम आते हैं, एंड दिस फिलोसफी वर्क्स मोस्टली इन सिलेक्शन लेवल. जब हम स्टॉक सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो हम इस फिलोसफी पे उसको चेक करते हैं कि हम ये कर पा रहे हैं, ये इस फिलोसफी को फॉलो हो पा रहा है कि नहीं. तो सिलेक्शन लेवल पे हमारा रिस्क कम करती है. और दूसरा ये भी इंश्योर करती है कि थिंग्स गो रॉन्ग तो अब हमारे ड्रॉडाउन्स कम होंगे, बिकॉज इफ़ यू आर अ गुड क्वालिटी मैनेजमेंट, गुड बिजनेस, जनरली हमने देखा है कि ख़राब समय में उसका ड्रॉडाउन कम होता है. तो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और जिसने प्रूवन है कि ग्रोथ अच्छा किया हुआ है, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स अच्छी हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो अनदर पार्ट कि इफ़ थिंग्स गो रॉन्ग दिस फिलोसफी हेल्प्स अस टू मिनिमाइज ड्रॉडाउन्स, राइट. ऑफ कोर्स माइक्रो रिस्क में उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो सकता इस फिलोसफी से. So this is why we follow QGARP. All right. आपने QGARP का भी एक ओवरव्यू दे दिया. अब हम इनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे एक बार नज़र डालते हैं, एंड लेट्स डाइव डीपर इनटू ईच ऑफ दीज पीसेस दैट वी हैव विद इन QGARP. तो सबसे पहले हम क्वालिटी पर बात करते हैं. क्वालिटी यूजुअली एक ऐसा पीस है जो इतना ईजिली नंबर्स में हर टाइम शायद अंडरस्टैंड नहीं किया जाता होगा. तो क्या उसके लिए हमारे पास कोई पैरामीटर्स, कोई थ्रेशोल्ड्स, कुछ चेकलिस्ट्स हैं जिसके थ्रू हम क्वालिटी को अंडरस्टैंड करते हैं किसी भी बिजनेस में? यस, तो वी हैव अ चेकलिस्ट. सो फॉर एवरी स्टॉक वी फॉलो अ चेकलिस्ट. तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि क्वालिटी है क्या. थोड़ा इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में भी अब्यूज टर्म हो गया है ये, बिकॉज एवरीबडी सेज वी डू अ क्वालिटी वर्क, बट हाउ वी लुक एट क्वालिटी, राइट. तो क्वालिटी के दो पार्ट हैं. फर्स्ट इज क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड द प्रमोटर्स,
and the second is quality of business. Both are very important. A very good capable management cannot do much in a bad business. वो अगर बिजनेस ही खराब है, उस धंधे में पैसा नहीं बनता, कैश फ्लो नहीं होता, आरओई नहीं होती है, सस्टेनेबल अगर पोटेंशियल नहीं है, तो आप कितना भी अच्छा मैनेजमेंट हो वो क्या करेगा, राइट? तो दोनों जगह हमको क्वालिटी देखनी होती है, उसको एग्जामिन करना होता है सीरियसली. तो पहले आते हैं क्वालिटी ऑफ प्रमोटर या मैनेजमेंट पे. इसके भी दो पार्ट हैं where we try to understand. The first is the integrity part, their corporate governance. तो उसके बहुत सारे हमारे चेकलिस्ट में पैरामीटर्स हैं कि बोर्ड का कंपोजिशन कितना है, उनकी हिस्ट्री ऑफ बोर्ड का कंपोजिशन कैसा है, उनकी हिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, कैपिटल एलोकेशन डिसीजन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, या किस तरीके से वो लोग बिजनेस रन करते हैं, मार्केट में उनकी रेपुटेशन क्या है, they are perceived as good people or not, right? Honest people or not. तो जैसा आपने बोला कि हाँ, इसका कोई क्वांटिटेटिव मेजर नहीं है, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है. तो इसको आपको चैनल चेक करके, लोगों से बात करके वो समझना होता है, उनकी थोड़ा हिस्ट्री देख के, राइट? एवरीबडी हैज़ ए हिस्ट्री. तो वो डिग करते हैं हम जब भी हम किसी नई कंपनी पे काम करते हैं. द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इज कॉम्पिटेंस. इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, राइट? बिकॉज अगर मैनेजमेंट और प्रमोटर में कैपेबिलिटी नहीं है, तो जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है आप उसको कैप्चर कैसे करोगे? सो वी हैव टू सी इट एंड वी एग्जामिन इट इन मल्टीपल वेज. सो ऑफकोर्स एक तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होता है उनका कि उन्होंने जो बिजनेस किया उसमें मार्केट शेयर गेन, इनोवेशन या कुछ नया चीज़ करने की कोशिश की क्या उन्होंने, हाउ दे हैव इवॉल्व्ड, राइट? आर दे वर जस्ट रनिंग अ रन ऑफ द मिल ऑपरेशन? Correct. So that's one part. The second part is the quality of management is also driven by the talent that they have. So are they able to attract good talent? Are they able to retain good talent? Because आपके पास अच्छा talent नहीं होगा तो आपकी future की growth भी impact करेगी, right? So that's another aspect that we want to examine in competency. Third thing is, are they investing enough for future? Are they thinking about something doing better, right? तो अगर आपको कंपाउंडिंग लंबे समय तक करनी है और आपको कंपाउंडिंग अच्छे रेट पे करती रहनी है, तो वो बिजनेस धीरे धीरे एज ए बेटर बिजनेस इवॉल्व होना चाहिए. एंड मैनेजमेंट हैज़ टू शो दैट कैपेबिलिटी दैट व्हाट आई एम डूइंग टुडे 5 year 10 year डाउन द लाइन आई कैन डू समथिंग बेटर, राइट? सो आई कैन बिकम बेटर, आई कैन डू मे बी समथिंग बेटर प्रोडक्ट, आई कैन हैव मोर मार्केट शेयर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. That capability is very very important to assess. Alright. Because otherwise compounding gets disrupted, right? And then competition हो सकता है. तो ये सारी चीज़ें हम एग्जामिन करते हैं कि उन्होंने कैसे ये चीज़ें मैनेज की हैं और वो आगे क्या करने की सोच रहे हैं. सो वी डिस्कस व्हेन वी गेट अपॉर्चुनिटी टू मीट मैनेजमेंट कि उनका थॉट प्रोसेस क्या है, क्या करना चाहते हैं, हाउ दे वांट टू ग्रो एट्सेट्रा एट्सेट्रा. एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट एज लेट्स से जैसा कि हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को जो वैल्यू देते हैं, ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. सो दिस इज ऑन क्वालिटी पार्ट, राइट? ऑन द मैनेजमेंट का क्वालिटी और द प्रमोटर्स का क्वालिटी. द सेकेंड पार्ट इज क्वालिटी ऑफ बिजनेस. एज वी आर डिस्कसिंग कि क्वालिटी ऑफ बिजनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवन इफ देर इज गुड मैनेजमेंट. अगर बिजनेस अच्छा नहीं है, और ये हमने बहुत देखा हुआ है. सो इफ यू लुक एट, आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल, इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन इंडिया. पिछले 20-25 सालों में इंडिया में जितना रेवेन्यू पोटेंशियल शायद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बना, उतना शायद ही किसी और इंडस्ट्री में बना हो एज अ सेगमेंट, एज अ सेक्टर, राइट? बिकॉज पिछले 25 सालों में इंडिया में इतना सारा इंफ्रा बना, इतना सारा कंस्ट्रक्शन हुआ, राइट? सो बट उस बिजनेस में इनहेरेंट कैपेबिलिटी नहीं थी टू क्रिएट गुड आरओईज, गुड कैश फ्लोज. तो अगर आप उस सेगमेंट में देखेंगे तो आपको ऐसा कोई बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं मिलेगा, राइट? जो बहुत बड़ा हो गया पिछले 20-25 सालों में. वेयर एज जब ग्रोथ बहुत अच्छी हुई लेकिन कंपटीशन भी बहुत आया. जब बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है तो बड़ा कंपटीशन आता है. सम सेक्टर्स वेयर ग्रोथ वाज नॉट एज हाई एंड इट वाज आल्सो डिफिकल्ट टू ग्रो, वहाँ पे कई कंपनीज ने ज़्यादा वैल्यू क्रिएट किया, राइट? सो दिस एस्पेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ बिजनेस. थंब रूल हमारा है ROE and incremental ROE, right? I believe that
अगर आप एकदम एक सिंगल पैरामीटर पे जाएं तो इट्स ओनली ROE विच डिफरेंशिएट अ गुड बिजनेस एंड अ कमोडिटी बिजनेस. Okay. Now it's not just the reported ROE, you have to see in terms of analyze it better कि historical context में ROE कैसी थी, is it cyclically very volatile or not. Number 2, उस बिजनेस में इंक्रीमेंटल ROE कितना जनरेट होता है. जनरली व्हाट वी हैव सीन इज कि अगर किसी भी कंपनी का इंक्रीमेंटल ROE थोड़ा भी बेटर होता है तो उसका री रेटिंग बहुत फास्ट होता है और बहुत ज़्यादा होता है और वो सस्टेन करता है. Alright. मल्टीपल्स उसके ज़्यादा अच्छे सस्टेन करते हैं बजाय ऐसे बिजनेसेस के जिसमें एक्चुअली इंक्रीमेंटल ROE इज वर्चुअली लेट्स से जीरो, कोई डेल्टा नहीं है, सेम ROE पे काम कर रहे हैं. सो इट माइट बी अ गुड बिजनेस जनरेटिंग गुड कैश फ्लोज, गुड ROEs, but still it will not get very good multiples because incremental ROEs are not great, right? तो you are reinvesting again and again. जैसे अगर आप देखिए commodity businesses जो हैं इंडिया में, ऐसा नहीं कि उनके रेवेन्यू 3, 4, 5 फोल्ड नहीं हुए. Let's say a steel company 20 years ago today would be doing very well in terms of revenue or let's say EBITDA multiplier that they have done, but they still don't get re-rated, right? Because their inherent cyclically adjusted ROEs are low. Okay. Their capex requirements are very high. Correct? So then we analyze the quality of business. Typically जो हमारा academic theory है DuPont for ROE that we use कि what is driving ROE. So is it asset turns or is it is margin or it is leverage or let's say taxation benefit etc. So then we try to figure out कि whether this business can remain competitive, remain good or not. Right? So that's our for us a quality of business, and it's very very important to invest in good quality businesses because of two things. One, your compounding is certain to be longer, higher, and second thing is कि whenever things go wrong, a good quality business will get lesser de-rated as compared to a bad quality business. तो de-rating उसका कम होता है, तो drawdown कम होते हैं आपके portfolios में, right? So that's very very important part, and the recovery happens fast. Especially mid and small cap में it becomes very important because for growth you need capital, right? And generally हम लोगों ने ये देखा है कि जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है, जो अच्छे बिजनेसेस होते हैं, उनको कैपिटल हमेशा मिलता है और जनरली अच्छे भाव पे मिलता है. एंड दैट बिकम्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर देम. तो लार्ज कैप तो एस्टेब्लिश बिजनेस है तो वहाँ ठीक है, यू नो, एंड लार्ज कैप जनरली डोंट नीड टू मच ऑफ कैपिटल बिकॉज दे जनरेट इनफ प्रॉफिट्स एटसेट्रा, अनलेस एंड अनटिल यू आर रियली इन अ वेरी बैड बिजनेस और साइकिल इज रियली गॉन बस्ट. तो मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज को कैपिटल चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, एंड देयर द क्वालिटी क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, right, in terms of cost of capital and availability of capital. So it may not play out in very short term. Generally जब एक बुल रन जैसा आता है जो हमने देखा पिछले 2-3 सालों में, तो ऐसा होता है कि quality versus non-quality does maybe similar well. At times we have seen actually bad quality does very well, right? Because there is sector tailwind, market का tailwind है तो बहुत अच्छा होता है. But longer duration what we have seen is कि relatively better quality companies, better quality businesses, better quality management promoters do well, right? So that's on the quality part. That is how we analyze, look at quality. Then we come to growth, right? So growth is basically your rate of compounding, right? Sure. But it has to be seen in थोड़ा holistic way में देखना होता है कि वही पहली चीज़ ये है कि अपॉर्चुनिटी साइज क्या है जो एक कंपनी कर रही है, उसमें वो जो हम टैम बोलते हैं टारगेट एड्रेसेबल मार्केट, उसको वो कितना बढ़ा सकती है. Okay. करेक्ट. तो वैल्यूएशन में कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू, राइट. हम जब एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हम जैसे DCF करते हैं तो हम सभी स्टॉक्स का एक टर्मिनल वैल्यू डालते हैं, राइट. दैट टर्मिनल वैल्यू इज जनरली बेस्ड ऑन अजम्पशन कि बियॉन्ड अ पॉइंट ये कंपनी अपना एड्रेसेबल मार्केट एक्सपेंड नहीं कर सकती. Okay. So you put a slow growth, right? Maybe after 10-15 years. But we have seen in history, and this terminal value, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा visible है वो impact, but हम आज उस कंपनी को क्या मल्टीपल दे रहे हैं, उस पर उसका एक इम्पैक्ट होता है, राइट. उसका एक इन्फ्लुएंस होता है, आप कह सकते हैं. बट इट वर्क्स बोथ वेज. वो कई बार हमको ऐसा लगता है कि ये टर्मिनल वैल्यू इतना बहुत है. तो जैसे हम लोग जब 2006-07 में बहुत सारी कंज्यूमर कंपनीज को एनालाइज करते थे, तो जनरली अगर आप उसका 10 साल का एक एक्सप्लिसिट DCF करो और फिर उसके बाद 3-4% का ग्रोथ दे के छोड़ देते थे कि इतना ही अर्निंग ग्रोथ होगा,
मार्जिन सैचुरेट कर देते थे. बट लॉट ऑफ कंपनीज एक्चुअली केप्ट ऑन इंक्रीजिंग देयर मार्जिन फॉर नेक्स्ट till 2020 or 25, right? And hence in between their re-rating was very sharper. Let's say between 2015 to 20. So that's also very very important thing to understand कि growth क्यों आएगा, कैसे आएगा, और उस growth का quality क्या होगा, right? A company growing at a very fast pace but let's say 40-50% but having only 15% ROE is a questionable thing to ask, right? क्योंकि कम ROE है तो आप इतना ज़्यादा ग्रोथ सस्टेन नहीं कर सकते. फिर अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल बिकम्स इम्पॉर्टेंट एंड ऑल्सो हाई ग्रोथ ब्रिंग्स लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन. सो व्हाट इज द मोट, व्हाट इज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? सो देयर इज वन की ग्रोथ में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है, एंड देन व्हाट इज देयर इन द कंपनी टू कैप्चर दैट ग्रोथ, what it is doing, right? So both aspect has to be analyzed in the growth part. And nowadays with lot of technology etc we have to think about disruption, because जो बहुत सारे established business model है, right, they are also getting disrupted. Plus one thing that is changing is as per capita income is increasing, तो consumer behavior change हो रहा है, right? Even because of that B2B is getting disrupted, right? Lot of new technology things are coming in. तो चूँकि behavior fragile है और sustainable नहीं है, तो जो B2B businesses हैं वो भी वैसा respond कर रहे हैं. So that also now we need to think and see कि where we are in terms of analyzing the growth. And understanding growth aspect is very very important, because as I said कि एक है कि it gives you confidence about terminal value, right? Your ability to grow. And third is also drives the multiple, right? So re-rating, de-rating potential is driven by majority once you have selected good companies कि कहाँ पे growth ज़्यादा है, कहाँ पे growth कम है, right? So and there is a cycle to make money कि पहले कोई भी company थोड़ा अच्छा करती है, then it gets re-rated because people extrapolate that growth, then that growth peaks out, and then either if growth potential goes down तो वो company de-rate हो जाती है, या वो मल्टीपल अब वहाँ पे रुक जाता है, वो सस्टेन नहीं करता है, राइट? सो लॉट ऑफ कंज्यूमर कंपनीज जिनमें अगर हम पिछले साइकिल में देखें तो जब वो अच्छा कर रहे थे, सो देयर मल्टीपल वेंट एज हाई एज 60-70. नाउ विथ ग्रोथ बीइंग इन क्वेश्चन द मल्टीपल हैज कम डाउन टू 35-40, राइट? P multiple. So then you have to understand it all, and because everything is now driven by growth, so multiple re-rating and de-rating is part of that. So that's on the growth part. And third part is valuation. Right, which is very very important, because अभी तक हमारे जो भी फैक्टर थे they were all analyzing the business, करेक्ट? कि बिजनेस कितना कंपाउंड करेगा, किस ड्यूरेशन तक कंपाउंड करेगा, किस रेट से कंपाउंड करेगा. वी आर ट्राइंग टू एड्रेस दैट पार्ट ऑफ द पजल, राइट, बाय क्वालिटी एंड बाय ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ग्रोथ. व्हेन वी थिंक ऑफ वैल्यूएशन और रीजनेबल प्राइस, वी हैव टू काइंड ऑफ आस्क कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितने से कंपाउंड करेगा. Yes, absolutely. That puzzle is solved by the variable called valuation. Because if you pay a good price, a good entry price, an attractive price, a reasonable price, so your compounding can be very similar to business ka compounding. If you are paying a very high price, business may still compound, but your investment will not compound. Correct? So that is why valuation becomes very, very important. And that is why we make it a very important factor in our overall investment decision making. Now, of course, for valuation, we do multiple things. So we use relative valuation methods. We use absolute valuation methods. We try to do DCFs, etc. We look at PE, beta. The sector के लिए जो भी important है, जो भी parameter important है. We look at history. कि historically, this type of businesses, how they were valued, right? Of course, valuation is not a perfect science. So a lot of things has to be understood contextually. And some kind of insight and accumulated knowledge goes into that. But yes, it becomes a very, very important factor for us. So this is basically every factor if you analyze it deeply. थैंक्स अ लॉट फॉर दैट अनुपम. हमें काफ़ी कंप्लीट व्यू मिला इस चीज़ का कि क्यूगार्प में हम हर इंडिविजुअल कंपोनेंट में देखते क्या है. आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस अलोंग द लाइंस ऑफ द एक्सप्लेनेशन यू हैव गिवन. तो पहली बात आपने बताया कि मिड एंड स्मॉल कैप्स में क्वालिटी इज़ एन इवन मोर इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, क्योंकि उनको कैपिटल जो अक्वायर करना हो या प्रोक्योर करना हो, दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय द क्वालिटी ऑफ द बिजनेस और द कंपनी. तो मिड एंड स्मॉल कैप में यूजुअली एक चैलेंज कभी कभी ये आता होगा कि इन्फॉर्मेशन उतनी अवेलेबल नहीं होती होगी जितनी लार्ज कैप के लिए अवेलेबल है.
तो इस केस में आप क्वालिटी कैसे असेस करते हैं मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज का? Yeah, so you were rightly said that mid and small caps में the qualitative factors become very very important because what you are betting on is कि ये कंपनी एक दिन बड़ी हो जाएगी, राइट? एंड उस बड़े होने के लिए बहुत सारे इनपुट होते हैं. कंपनी को कुछ इनोवेट करना पड़ेगा, कुछ अच्छा करना पड़ेगा, अच्छे टैलेंट रखना पड़ेगा, टैलेंट को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली कैलिब्रेटेड रिस्क लेना होगा. बहुत ज़्यादा रिस्क लेगी तो बर्बाद हो सकती है, कम रिस्क लेगी तो पीछे रह सकती है ग्रोथ में, राइट? तो हम जिसको कहते हैं ना कि कैलिब्रेटेड रिस्क टेकिंग एबिलिटी, वो देखना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि डेटा अवेलेबल नहीं होता है, बट क्वालिटेटिव बिकम्स देन सब्जेक्ट मैटर ऑफ योर अंडर कैपेबिलिटी, राइट? एज अ फंड मैनेजर, एज अ रिसर्च हाउस. तो हम लोग एक एज अ ग्रुप, हमारे पास रिसर्च एनालिस्ट होते हैं और हम लोग कंपनियों से जाके मिलते हैं, उनके बारे में पूरा जितना भी डेटा इकट्ठा हो सकता है हम करते हैं. Lot of data is available whenever new company comes for IPOs etc. in the offer document. So DRHP, RHP और जनरली हर कंपनी का एक इतिहास होता है, राइट? एक हिस्ट्री होती है. वो कंपनी सडनली ऐसा नहीं कि आई है, वो काफ़ी दिनों से बाजार में एग्जिस्ट करती है. सो वी ट्राई टू मीट डिफरेंट पीपल हु हैव काइंड ऑफ वर्क विद देम इन दोज इंडस्ट्रीज, look at their numbers etc. in very great detail and then try to make a view. Right. So this is a process that you have to do. But yes, data मिलता है, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि data easily available नहीं है. I would say. So let's say for example a large cap company, right? A very large IT company. Now because it is being tracked for last 20-25 years. So and management के interviews हैं, commentaries हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो आपके पास उनके बारे में data easily available है. If a small company comes, so data easily available नहीं, क्योंकि किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया है. And there is a lot of subjectivity in that data. So then you have to go and work. So we do that. Oh, makes sense. Let's now talk about growth, क्योंकि आपने growth और reasonable price दोनों पे थोड़ी लाइट शेड करी थी. तो मुझे ये समझना था कि मार्केट में हम जब भी किसी ग्रोइंग कंपनी को देखते हैं तो यूजुअली उनके मल्टीपल्स हायर ही होते हैं सेक्टर में कंपेयर टू देयर काउंटरपार्ट जिनके जो इतनी ग्रोइंग नहीं हो. पर हम एक रीजनेबल प्राइस भी कैप्चर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वी आर ट्राइंग टू गेट इनटू री रेटिंग. तो जब मल्टीपल्स जनरली हायर साइड पर होते हैं तो हम ये रीजनेबल प्राइस वाले कंपोनेंट को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी फिलॉसफी और स्ट्रैटेजी में? Yes, so in certain times it becomes very challenging, especially let's say in a bull market type which was happening, let's say 2023 का second half and 2024. So but broadly speaking, in large caps it's not a challenge. Large cap, you can kind of, we will discuss it, how we implement in large caps is that we do upgrade and downgrade cycle pay basis decision making and allocation decisions. So it's easy to work out. In mid and small cap, it's a challenge, right? And valuation is not a science. The biggest challenge with valuation is that it's a combination of art and science. So there is a science part to it, right? Which is purely driven by numbers, theories like DCF, etc., relative valuation. And then there is an art part of it, ki whether the market believes in certain companies to be capable of compounding for longer term or not. And we have seen it. So let's look at, in chemical sector, there was one company. If you look at its numbers, quarterly numbers for last 2 years, maybe except last two quarters, every quarter there used to be cut in estimates and cut in earnings, and it was disappointing on estimates. But actually stock did nothing. It never fell because everybody kind of understood that it's a temporary phase and people were willing to wait it out. Okay. Right? क्योंकि हम 3-4 quarter wait कर लेंगे. It's a good company. At some point of time, it will start doing well. So let's not exit en masse. Right? And that happened. In one quarter, company did relatively better and then stock went up by 20%. So that also happens. In certain cases, if earning cuts happen, the stock falls by 30-40%. Right? Okay. That also happens. So, and that is how you need to kind of understand that not just growth, but also the quality of the company, its track record will play a very important role in determining what is the, let's say, range of valuation that a company can command. So we do 2-3 things. One is that कि हम continuous monitor करते हैं कंपनी को और देखते हैं कि उसके ये quality factors और जो business growth factor है वो कैसे impact हो रहा है. और जब भी हम कोई स्टॉक खरीदते हैं तो हम एक ध्यान में रखते हैं कि एग्जिट मल्टीपल क्या हो सकता है. कि 2-3 year down the line
So एक current valuation है, right? And based on those assumptions, you are projecting for 2 year, 3 years, something like that. Then we ask ourselves questions: what would be the exit multiple that market will give to this company, right? And we try to think through it in multiple ways, and then we take a call. Then secondly, we think in terms of range of valuation parameter. Okay. So we are not fixated on one number, right? If this P, this EV beta is achieved, it's gone, right? For example, if you look at one very large company, it is actually one of the best performing large cap stock. And Okay. if you go back, let's say 6-7 quarters, right? And you see the numbers and the projections, you will realize that सब कुछ फैक्टर इन है, बिकॉज वो कंपनी का 25 साल का इतिहास है, तो आपको पता है कि इसमें इतना मल्टीपल होता है, पीक मल्टीपल, लेट्स से 7 टाइम 8 टाइम ये बेटा होता है. बट द कंपनी कंटिन्यूसली केप्ट ऑन री रेटिंग बिकॉज ऑफ सम फैक्टर और अदर, राइट? तो द कैश फ्लो प्रोफाइल ऑफ कंपनी वॉज इंक्रीजिंग, एंड इट इज अ लार्ज कैप कंपनी ट्रैक्ड बाई सो मेनी पीपल, स्टिल देयर वॉज सो मच मिस प्राइसिंग, right? So and that is what we call is, right, you know, ki stock market is a multi-factor complex evolving system. So this sentence becomes profound in valuation, All right. right? So it's a multi-factor model, so one single model is not impacting valuation, and it's a complex and evolving system, so you have to be a little dynamic and work with ranges. And valuation is also contextual, right? In a bad environment, very stable sectors like consumer or pharma will do well. When let's say a macro cycle is being questioned, right? So these stable sectors do very well because there the stability of cash flows is much more probable. Whereas in a, let's say, high growth scenario, high growth GDP scenario, the capex cycle, capital goods will start to doing well, right? Their re-rating will happen. So that also you have to keep in mind. Ki where is the cycle? What is the context of the market? What is the contextual positioning of the company? Its qualitative factors, growth, and then work on valuation. But we are not in favor of getting carried away by quality, Okay. right? Or the growth potential. So why we say that relative reasonable price is a very important factor is because if you don't keep this as a check mark, as an important factor in decision making, then at times you can get carried away by the qualitative aspect of business or the potential of growth, Okay. right? Makes sense. कि बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत ग्रोथ करेगा, 10 साल 15 साल तक ग्रोथ करेगा, so then you tend to forget कि वैल्यूएशन भी कुछ होता है, right? Now you may not still lose money on that, stock may just grind, but you may miss other good opportunities Yeah. where quality was there, growth was also there, and valuation was much more attractive. So because as we said it started with कि हमको reasonable diversification रखना है, तो continuous optimization of portfolio is very important. When you have selected the universe based on quality, based on growth potential, valuation becomes the most important tool to optimize the portfolio, Okay. right? Because बाकी सारे factor तो हमने already check You've mark कर taken दिए care. हैं, correct? So that is why valuation is a very, very important factor for us, and we keep on continuously debating it and then taking a call on the portfolio. थैंक यू फॉर दैट एक्सप्लेनेशन अनुपम. आपने क्यूगार्प को काफ़ी डिटेल में हमें समझाया और आपने काफ़ी चीज़ें बताई जो आप इसमें स्टडी करते हैं. बट क्या हमारे कुछ फिक्स्ड पैरामीटर्स या थ्रेशोल्ड्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं इन चीज़ों में, क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड्स, और क्या कोई मार्केट कैप या स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन लिमिट्स भी हम फॉलो करते हैं इस फिलॉसफी में? So जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स है वो तो ऑन द क्वालिटेटिव पैरामीटर्स ही मेजर होते हैं. जो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स हैं जैसे ROE, growth, तो we look at relative growth, right? कि which companies are Right. doing better than others. So that itself becomes a quantitative checkpoint. And then the valuation, right? So on the ROE side, we have kind of thresholds, but in certain cases where we are seeing some kind of turnaround or changing in situation, in historical context, thresholds cannot be followed, right? So we have to take that into account. But yes, we want at least, let's say, 2x risk-free rate, correct? As a minimum selection criteria for Alright. our ROEs for our companies. So let's say around 14-15%. That kind of number we look.
And generally we don't go below that unless and until we are believing in a very good turnaround story, etc., etc. Okay. Rest valuation, etc., are relative factors, right? So there you cannot set a threshold. The objective is to get as cheap as possible the best thing that you can get. Makes sense. Now we would move on to different kinds of questions. We have a lot of active schemes, Grow Mutual Fund. और ये QGARP की philosophy उन active schemes में कैसे implement करी जाती है? Because a large cap fund might look very different from a value fund. Yes. And how do we implement this QGARP across these different schemes? So QGARP for us is a selection criteria. तो basically QGARP tells us कि हमको क्या नहीं करना है. Okay. So we apply it at stock level. Then we kind of filter out stocks which we don't want to own. And the stocks which we want to own, what we call is universe. तो हम एक universe create कर लेते हैं कि okay, this is the universe where we will work with. Post that, we segregate them into basically two categories: large caps and mid and small cap. Okay. What we have seen is that in large caps, allocation plays a more important role than selection. Selection is important. It's not that I'm saying that selection is not important, but allocation becomes more important in terms of creating return or trying to generate alpha, right? In mid and small cap, selection becomes very important Interesting. over long run, right? So in large caps, once we have applied QGARP and selected stocks, then we try to think through on top-down basis. Okay. And this top-down approach is driven, the allocation driven is completely driven by earning upgrade downgrade cycle. So the sectors where we are seeing upgrade potential being higher, we go overweight. Then we go into selection mode. Which stocks to select out of these? So where the growth valuation trade-off is better, we will be there. And where downgrades are happening, we will try to go underweight up. We will be zero in that, right? So that is how we work on the large cap sides across portfolios. Of course, every portfolio, we will discuss it, has some of its own nuances, right? So nuance way we have to create that portfolio depending on objective of that scheme. On mid and small cap, we purely do bottom up. Okay. Because their selection, understanding of company, its management, which is yet evolving, is more important than whether sector is doing well or not. So in short term, let's say for example, let me give you an example. Recently the war, the skirmish and the tension happened between India and Pakistan, and there was a flare up. So defense as a sector did well. Now if you look at just this isolated period, you will find that good companies, bad companies, everything which is associated with defense is doing very well. The stocks are going up 10%, 20%, 50%, right? But in long run, most of these companies may actually fail, which we see, right? Historically, we have seen that in any new emerging sectors, lot of companies come, try to benefit out of the tailwind of that sectors, but very few are able to scale up and create real shareholder value for investors. So it is very important to understand that irrespective of positive tailwinds, over medium to long term, only good quality, good companies will be able to create wealth for investors. So, and that is why in mid and small caps, it is very important to look at bottom up, right? So we focus purely on bottom up. We don't do, of course, we have a perspective on top down. Any investment decision is never divide of both the approaches. It's a combination of both approaches. It's just that which one takes precedence and higher influence in overall decision. For example, let's say we are seeing that IT is going to see good upgrades, right? We may not like some companies relatively just because of there might be some poorer execution, etc., etc. But in that tailwind, we would be very happy to own because it's a large cap company, discovered, we know the pitfalls, and it is large and liquid enough for us to get out. Whereas in a small cap company, the unknowns are more, the moving parts are higher, right? So we don't want to take that top down risk. We want to play pure bottom up. Now, with this way, we kind of create a framework for our creation of portfolios. Now, every scheme has a different objective. So this framework is then customized for that objective of that scheme. So let's say, for example, we have multi-cap, we have a large cap, and we have a value fund. So multi-cap is a combination of mid and small large caps. Sure. So on the mid and small cap part, we will try to do pure bottom up. On the large cap part,
because in multi-cap we can vary with the allocation. So we'll do top-down, we will also try to do bottom-up, right? Whereas in large-cap fund, where we have to remain invested 80% in large-cap companies, we would be getting more influenced by top-down approach, which is based on earning upgrade, downgrade. And we will try to play around with that in terms of our portfolio positioning. In value fund, our objective is to minimize drawdowns, because that is what we are kind of saying as a fund. Why we are calling it value fund is that it is very sensitive to valuation, right? It is sensitive to growth because eventually value will be driven by growth, but value takes precedence, right? So there we are trying to minimize downside. So this whole philosophy will be then customized, and out of those stocks which fulfill our criteria, we will try to pick those stocks where downside is very, very limited or less, right? And those will be then placed in value fund. So there could be a certain stocks which finds its place in large cap fund, but doesn't find place in value fund, right? Because it's just that if something goes wrong, the drawdowns can be higher. So this is how then we customize it for various funds. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. आपने जो बताया कि क्यूगार्प एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की नहीं, स्टॉक सिलेक्शन की फिलॉसफी है. पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन विल बी ड्रिवन बाय द फिलॉसफी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम दैट वी आर इन्वेस्टिंग इन. उसी को लेके मुझे ये समझना था कि आपने जैसे बताया लार्ज कैप में एलोकेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये एलोकेशन और साइजिंग ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक इन दिस पोर्टफोलियो, ये कैसे डिटरमिन करते हैं विद इन द लार्जर यूनिवर्स ऑफ ग्रो म्यूचुअल फंड? So allocation becomes very important mostly in large cap funds, to some extent in let's say value or maybe to multi cap, but its maximum sensitivity is in large cap oriented products, any large cap oriented products. So let's say we have aggressive hybrid, there also it becomes very important. And then comes selection, whereas let's say in multi cap or in value, selection becomes very, very important, right? So in large cap, as I said, we are very sensitive to earning upgrade downgrade cycle. And accordingly we change our allocation, and we are very agile in it. So whenever we feel that it's going to see upgrades, etc., we try to increase the weight of that sector in portfolio, and whenever see that downgrades are possible, then we reduce the sectoral allocation in that portfolio. In terms of sizing, it's purely a function of potential of upside, and comfort on valuation. So it's a combination of that. It's a risk return trade-off, right? Once we have solved for the problem of management, etc., the risk is only of earnings, right? Growth, so upgrade, downgrade. So that again it becomes very, very important. And return potential is depending on valuation. So exit multiple, right? So whenever we are seeing that yes, exit multiple can be higher, sizing is higher. Okay, correct? Interesting. And so it's a continuous optimization that we do, but generally it is driven by risk return trade-off. Okay. And again, we are not a purely permanent buy and hold strategy, right? We believe in optimization of portfolio. We believe in active churning of portfolio. Because as I said, when we are discussing investment approaches, reasonable diversification, staying invested for long run requires optimization of portfolio. To eliminate underperformers, to eliminate stocks which can create potential larger drawdowns, right? Because we are not following the first method, where every other risk has been taken care of by valuation. Here we are taking valuation risk. Here we are taking business cycle risk. So we have to optimize for that, and that requires active churning in the portfolio. So we are not something like एक बार ले लिया बेचेंगे ही नहीं कभी. Even if company is good, it is doing well, we will continuously look, is there something better than this? Yes, makes sense. We may not eliminate it completely from portfolio, but we will still be agile with sizing, right? Because binary decision नहीं करते हैं, optimization करते हैं. So let's say sizing में play करूँ आप. So that is how we think about it. Okay, excellent. अनुभव, मुझे क्योंकि आपने ये चीज़ बताई, इसमें आपने ये भी बताया कि फर्स्ट फिलॉसफी जो आपने समझाई थी शुरुआत में, वॉरेन बफेट वाली फिलॉसफी, उसमें तो वैल्यूएशन टेक्स केयर ऑफ अ लॉट ऑफ रिस्क, पर हम बिजनेस साइकिल रिस्क और वी टेक ऑन मल्टीपल काइंड्स ऑफ रिस्क. तो अभी तक जो आपने बताया है स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया, इसके बाद क्या हमारे पास कोई फ्रेमवर्क है जो इस रिस्क को भी एड्रेस करता हो, मल्टीपल काइंड्स ऑफ रिस्क? डू हैव अ वेरी स्पेसिफिक रिस्क एड्रेसिंग और रिस्क मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क विद इन द सिस्टम?
Yeah, so most of the internal risks, which are like unique, inherent with our investment decision making, or inherent to that company, kind of gets taken care of by QGARP. Okay. Now we are left with liquidity risk and the external risk. External risk also we try to manage with bit of sizing. Liquidity risk we manage. So of course our AUM is small. So as of now we are not too much bothered about liquidity risk. But in terms of overall कि इतना threshold sizing में होना चाहिए, you know, that we keep in mind. And there are limits on that. So we keep something like, let's say 5% in a mid and a small cap. Keep, if Okay. something goes wrong, then we should not be too much high in that unless until we have very compelling reason to do so. Right? Large caps, we generally look at where is the, let's say, overall market is positioned and how liquid is the stock. And because we are starting as a mutual fund, right? We are new, we are young, very young. So as of now, liquidity risk is not a big problem for us. Okay. The second part comes from business cycle, right? So one is that you try to understand it from a fundamental analysis perspective, and you try to control that risk. Still things will go wrong, which we cannot preempt. So their reasonable diversification is the most important factor, right? So we keep that in mind and we try to do that. Okay. Thanks a lot for that explanation. I have one last question in this conversation, क्योंकि आपने थोड़ी ही देर पहले बताया था कि we are not a buy and hold fund house. We also optimize the portfolio, and I'm assuming we also exit stocks from time to Yes. time. So do we have a very specific exit strategy in place? It can be different for different kinds of funds within the larger fund house, but do we have any kind of system that allows us to know कि हम ये stock कब exit करने वाले हैं? Yes. So whenever we are buying a stock, we are making a hypothesis. हम उसकी एक थ्योरी बनाते हैं, right? कि इस स्टॉक में अर्निंग्स यहाँ से यहाँ जा सकती हैं, इतनी ग्रोथ हो सकती है और इसको ये मल्टीपल मिल सकता है. Correct. And we kind of work with scenarios, multiple scenarios, right? And then try to think where is the probability highest. And if making money is very high probable event, we buy that stock. Okay. And accordingly we size it up or down. When we realize that all our assumptions of making money based on our growth assumptions and our exit multiple assumptions is now kind of reflected in the stock price, then we start looking at कि अब ये पैसा निकाल के कहीं और डालना चाहिए, where we kind of optimize our portfolio, right? So that is one event that happens when we are thinking broadly, think that okay, now the cycle has taken care of and exit multiples are now being reflected in the stock. The second thing that we keep in mind, and we exit the stock when our theory is going wrong, Okay. because we also make mistakes, right? ऐसा नहीं होता है कि हम जो भी स्टॉक की खरीदने के पहले थ्योरी बनाते हैं वो सारी की सारी वैसी प्ले आउट हो जाती है. हमको कई बार बहुत सारे कंपनीज में लगता है कि ये इतना अच्छा कर देगी, ये हो जाएगा, बट वो नहीं होता. So then we try to examine ki where we have gone wrong, right? And if we think that either we are not able to understand it, ki what is going wrong with the company, it's also not good, so exit it. The second thing is when we realize कि नहीं ये जो हमने assumptions किए तो नहीं हो सकते, right? So then we exit the stock. So it's one is when we achieve our target in terms of growth potential and the multiple that it can get with kind of putting that growth assumption in the equation, then we exit. Try to look for something else. और या कि जब हमको लगता है कि हमारी पूरी थ्योरी गलत साबित हो गई है, right? Then we exit the stock. Thank you for that explanation, Anupam, and thank you for taking the time out to explain to our viewers how QGARP philosophy is implemented on the equity schemes within Grow Mutual Fund. Thank you. So that was QGARP. We learnt how growth, valuation, and quality are understood within Grow Mutual Fund and how are they applied to different schemes which all have slightly different purposes. I hope you found this video useful. See you next time. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है. योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all scheme related documents carefully.